नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के आज के इस वीडियो में। हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल अप्रोचेस, ये आज के वीडियो का टॉपिक है। लेकिन अप्रोचेस को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रिटिसिज्म क्या होता है। किसी भी लेमैन से बात करेंगे, किसी से भी अगर हम नॉर्मल पूछते हैं और उससे पूछते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या होता है, तो उसका मतलब होता है कि चीजों को क्रिटिसाइज करना। लिटरेचर में या लिटरेरी एक्टिविटीज में या जो लिटरेरी थियरी रहती है उसमें क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं होता। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि कोई भी वर्क ऑफ आर्ट है, कोई भी लिटरेरी पीस है, कोई चाहे कविता है, चाहे कहानी है, कोई मूवी है या कोई पेंटिंग है, उसको हम ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और उस समझने के बाद जब हम अलग-अलग चीज़ों का अलग-अलग तरीके से एनालिसिस करते हैं, उसके बाद जो उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें दिखती हैं, ये जो सारा प्रोसेस है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि क्रिटिसिज्म का मतलब नेगेटिव चीज़ें ढूँढना ही है। उसको एप्रिशिएट करना भी क्रिटिसिज्म ही है। तो क्रिटिसिज्म एक बिल्कुल अलग तरीके की एक्टिविटी है, जैसा कि ये वर्ड अदरवाइज अपने आप में इसको डिफाइन करता है। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है? लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी भी लिटरेचर के वर्क को क्रिटिकली अंडरस्टैंड करना और उसे एप्रिशिएट करना। एप्रिशिएट का मतलब ये नहीं है कि आप उसको अच्छा-अच्छा बोलोगे। उसमें जो भी चीज़ें हैं, जितनी आपको समझ आती है, वो सारी चीज़ों के बारे में बताना ही क्रिटिसिज्म है। तो बेसिकली क्रिटिसिज्म करने के लिए कुछ एक अप्रोचेस होती हैं। अलग-अलग अप्रोचेस होती हैं, जिन अप्रोचेस के थ्रू हम अलग-अलग तरीके से एक ही सिंगल वर्क ऑफ आर्ट को अलग-अलग तरीके से समझ सकते हैं। ये अप्रोचेस आप यूँ कह सकते हैं कि एक टॉर्च की तरह होती हैं, जिसमें अलग-अलग कलर्स हैं। एक सिंगल चीज़ कोई गिरी हुई है, आप उसके ऊपर टॉर्च मारते हो और उसका कलर चेंज करते जाते हो, तो वो अलग-अलग तरीके से वो भी रंग बदलती जाती है, सिमिलर नहीं दिखती। वैसे ही हम अलग-अलग अप्रोचेस से किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को अलग-अलग तरीके से समझते हैं या समझ सकते हैं। तो जो हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल अप्रोच है, वो जनरली सबसे पहले पढ़ाई जाती है क्योंकि ये सबसे पुरानी अप्रोच है। विल्फर्ड गेरिन की जो बुक है अ हैंडबुक ऑफ क्रिटिकल अप्रोचेस टू लिटरेचर, इसमें ये पहला चैप्टर है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इस सिलेबस को यूजी और पीजी कोर्सेज में प्रिस्क्राइब किया गया है। ये जो बुक है अब ये ऑनलाइन अवेलेबल है बहुत ही सस्ते रेट में। पहले इसका इंडियन एडिशन अवेलेबल नहीं था, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी ने जब से इसको अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जब से इसको प्रिस्क्राइब किया है, इसका इंडियन एडिशन आई थिंक अवेलेबल हो गया और बहुत सस्ते रेट्स पर ये अवेलेबल है। इस बुक में जिस तरीके से हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल अप्रोच को बताया गया है, उसी सारी चीज को आधार बनाकर आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल अप्रोचेस क्या होती हैं। और दो वर्क्स ऑफ आर्ट जो उसमें उसमें तो काफी सारे वर्क्स ऑफ आर्ट को उस इन अप्रोचेस के हिसाब से एनालाइज किया गया है, लेकिन हम सिर्फ दो के ऊपर फोकस करेंगे। एक है एंड्रयू मार्वेल की पोएम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस और दूसरा हैमलेट, जो है जो शेक्सपियर ने लिखा है, शेक्सपियर का ड्रामा हैमलेट। अगर आपको हैमलेट की स्टोरी पता नहीं है या आपने टू हिज कॉय मिस्ट्रेस को नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो आप उसका एनालिसिस नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ रिकमेंड करूंगा कि आप टू हिज कॉय मिस्ट्रेस को एक बार अच्छे से पढ़ समझ लें, उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लें कि वो पोइम है क्या, उसमें एंड्रयू मार्वेल ने क्या लिखा है, पोइम किस चीज के बारे में है, ताकि हम उसमें अलग अलग अप्रोचेस लगाकर उसको समझ सकें। इसके अलावा हैमलेट को समझना भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ फिल्म देखने से काम नहीं चलेगा, हैमलेट की कहानी आपको पूरी पता होनी चाहिए। और अगर आप हैमलेट के ऊपर कोई फिल्म देख भी रहे हैं, तो वो प्रॉपर हैमलेट के ऊपर बनी होनी चाहिए। ये नहीं है कि थोड़े से एलिमेंट उसमें से हैमलेट से लिए और बाकी कहानी कुछ और हो। तो मैं तो रिकमेंड प्रॉपर यही करूंगा कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो उसकी ओरिजिनल स्टोरी है और जो ओरिजिनल पोइम है, उसको बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से आप इस अप्रोच को समझने से पहले उसको देखें, पढ़ें और समझें। तो डिटेल में समझने के लिए कि हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल अप्रोच क्या होती है, चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। तो हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल अप्रोचेस, आप इन्हें अप्रोचेस भी कह सकते हैं या एक आप इसको कलेक्टिवली हिस्टोरिकल या बायोग्राफिकल अप्रोच भी कह सकते हैं। तो ज़्यादातर केसेस मैंने इसको अप्रोचेस के कॉन्टेक्स्ट में ही इसको कंसीडर किया है। जो बुक का पूरा टाइटल है वो है अ हैंडबुक ऑफ क्रिटिकल अप्रोचेस टू लिटरेचर। 4-5 राइटर्स हैं इसके, जिनमें से जो मेन राइटर है वो है विल्फर्ड एल गेरिन। 5th एडिशन के हिसाब से, बुक का जो 5th एडिशन है उसके हिसाब से हम हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल अप्रोचेस को समझने की कोशिश करेंगे कुछ एक कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल अप्रोच है क्या। ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब है जो काफी समय से चल रही है। आप इसे ओल्डेस्ट अप्रोचेस, वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोचेस टू लिटरेचर भी कह सकते हैं या क्रिटिसिज्म कह सकते हैं। कि जब भी हम लिटरेचर को इवेल्युएट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो आज के टाइम में हम बहुत सारी अप्रोचेज यूज करते हैं। काफी समय से काफी सारी अप्रोचेज जो हैं वो यूज की जाती रही हैं, लेकिन हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल अप्रोच सबसे पुरानी अप्रोच है। तो इस अप्रोच में जनरली हम करते क्या हैं?
जब भी हम लिटरेचर को पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, तो उसकी समझ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लिटरेचर को किन किन कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना है। लिटरेचर शुड बी स्टडीड इन रिलेशन टू व्हाट, पहली चीज द ऑथर्स लाइफ, कि जो ऑथर है, लिटरेचर को लिखने वाला जो राइटर है, किसी पोइम के केस में कोई पोइट, या किसी नॉवल के केस में कोई नॉवलिस्ट, ड्रामा के केस में कोई ड्रामेटिस्ट, वो जो राइटर है उसकी लाइफ बहुत, उसकी लाइफ को समझना, उसे पूरी तरह से जानना, उसकी बायोग्राफी को जानना ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है इस अप्रोच के हिसाब से, अगर हमने किसी वर्क ऑफ आर्ट को, लिटरेचर को समझना है तो। दूसरी चीज आती है, क्योंकि बायोग्राफी ऑथर के साथ जुड़ी है, ऐसे ही हिस्ट्री जो है वो हिस्टोरिकल पीरियड के साथ जुड़ी है। इसका मतलब है कि जिस वर्क ऑफ आर्ट को आप पढ़ रहे हैं, जिस समय के साथ वो डील करता है, हिस्टोरिकली जिस समय के साथ वो डील करता है, उसको, उसकी अगर आपको अच्छे से समझ है, तो आप उस वर्क ऑफ आर्ट को या लिटरेचर को बेहतर तरीके से समझ सकते हो। बात सिर्फ हिस्ट्री की नहीं है, बल्कि सोसाइटी में उस समय पर क्या हो रहा था, पॉलिटिक्स कैसी थी, जो कल्चरल इन्वायरमेंट था वो कैसा था। कहने का मतलब है सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल जो फैक्टर्स हैं वो भी लिटरेचर को प्रभावित करते हैं। तो सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, पॉलिटिक्स में जो कुछ हो रहा है, कल्चर में जो कुछ हो रहा है या था उस समय पर, लिटरेचर जब वो लिखा गया था उस समय पर क्या हो रहा था, अगर हमें, हमारी अंडरस्टैंडिंग उस चीज को लेकर अच्छी है, तो हमें वो वर्क ऑफ आर्ट जो है वो अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हम उन चीजों को अदरवाइज मिस कर सकते हैं। अगर हमें इतिहास के बारे में, उस समय के इतिहास के बारे में, या उस समय के उस राइटर के बारे में, या उस राइटर के जो एनवायरमेंट था, कल्चरल एनवायरमेंट था, उसके बारे में अगर हमें अच्छे से समझ नहीं है तो, जैसे हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे मूवी है रंग दे बसंती। अब रंग दे बसंती को अगर आपने अच्छे से समझना है, तो इसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगी, अगर हमें पता है कि जो इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, या आजादी के पीछे जो जो बातें हुई थी वो क्या थी। अगर हमने हिंदुस्तान के फ्रीडम स्ट्रगल के इतिहास को अच्छे से पढ़ा है, और अगर हमने जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स उस समय पर हुई थी उनको अगर हमें अच्छे से उनके बारे में पता है, तो हमें रंग दे बसंती मूवी बहुत अच्छे से समझ में आएगी, उसकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग हमें देखने को मिलेगी। इसी तरीके से मैं बात करूं द व्हाइट टाइगर, जो एक बुक है, बहुत फेमस बुक है ये, इसकी अगर हम बात करें तो ये जो मॉडर्न इंडिया में जो क्लासेस का जो डिवीजन है, क्लास डिवीजन जिसे हम कह सकते हैं, वो क्लास डिवीजन और जो इकोनॉमिक इन इक्वालिटी है जो समाज में है हिंदुस्तान में, अगर हमें उसके बारे में अच्छे से समझ है, तो हमें हमें व्हाइट टाइगर जो बुक है उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इसी में जो, जब कोई हिस्टोरिकल अप्रोच अप्लाई करता है, या जब कोई क्रिटिक हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल, खासकर हिस्टोरिकल अप्रोच को जब अप्लाई करेगा, तो वो उसके, उसको कौन कौन से प्रश्न करेगा। कहने का मतलब है इस अप्रोच को हम कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हमने ये पूछेंगे कि व्हाट वाज हैपनिंग ड्यूरिंग द ऑथर्स लाइफ टाइम, कि जिस राइटर ने वो किताब लिखी है, या जिस प्रोड्यूसर ने वो मूवी बनाई है, या जिस पोइट ने पोएम लिखी है, वो उसके लाइफ टाइम में, उसके दौरान, उसकी जिंदगी के दौरान क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हो रही थी, व्हाट वाज हैपनिंग ड्यूरिंग द ऑथर्स लाइफ टाइम। दूसरी बात, विच पॉलिटिकल इवेंट्स इन्फ्लुएंस्ड द वर्क, उस समय की पॉलिटिक्स कैसी थी, राजनीति का सिस्टम कैसा चल रहा था, फ्यूडलिज्म था, मार्क्सिज्म था, डेमोक्रेसी थी, है ना, या मोनार्की थी, या जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस तरीके का था, उसे हमें समझना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कौन सा सिस्टम था, है ना। तीसरी बात, व्हाट सोशल कंडीशंस शेप्ड द टेक्स्ट, मींस सोसाइटी कैसी थी, कौन कौन से ऐसे सामाजिक हालात थे। जैसे रंग दे बसंती मूवी बनाई गई, तो क्यों उस समय पर क्यों बनाई गई, या उस समय पर इतिहास में क्या था। रंग दे बसंती तो लेट बनाई गई, व्हाइट टाइगर जो है वो लिखी गई, अगर द व्हाइट टाइगर, तो व्हाइट टाइगर की कौन कौन सी सोशल कंडीशंस थी, समाज की ऐसी कौन कौन सी बातें थी जिनकी वजह से राइटर ने या मूवी मेकर ने वो, जिनके इवेंट्स जिसकी वजह से शेप हुए या बने। हाउ वुड द ओरिजिनल ऑडियंस हैव अंडरस्टूड इट। अब ये दो बातें भी हैं, जैसे रंग दे बसंती मूवी अगर बनाई गई, मान लीजिए, तो अगर वो अभी 21st सेंचुरी में बनाई गई, अगर वो फिल्म मान लीजिए इंडिपेंडेंस से पहले बनाई जाती, तो ऑडियंस उसको लेकर किस तरीके से रिएक्ट करती, ये समझना भी जरूरी है। और आज हम उसको किस तरीके से रिएक्ट करें, आज हम किस तरीके से, क्योंकि हमारी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है उस समय की हिस्ट्री की, तो हम उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जिसको पता ही नहीं है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या हुआ था, उसको उसको फिल्म को समझना, उसके लिए सिर्फ वो एक एंटरटेनमेंट है। तो ऑडियंस उसने उसको किस तरीके से लिया होता उस समय की ऑडियंस में, ये भी देखना जरूरी है। अब यहां से हम इन सारी बातों से एक चीज समझ सकते हैं कि जो लिटरेचर होता है, हिस्टोरिकल अप्रोच इस चीज को मानती है कि जो लिटरेचर होता है दैट रिफ्लेक्ट इज इट्स एज, जिसे हम कहते हैं ना जनरली, लिटरेचर इज द मिरर टू द सोसाइटी। अब ये मिरर टू द सोसाइटी का मतलब है कि लिटरेचर जो होता है वो उस समय की सोसाइटी की रिफ्लेक्शन होता है। अब यही हमने चेक करना होता है हिस्टोरिकल अप्रोच लगाकर, हिस्ट्री को समझ के, कि वो किस तरीके से जो लिटरेचर है वो उसका मिरर है, वो कैसे उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है।
इसी में जैसे हिस्टोरिकल बायोग्राफी, सॉरी, सिर्फ हिस्टोरिकल अप्रोच अगर हम लगाते हैं, जैसे लगान मूवी अगर आपने देख रखी है, तो लगान मूवी में क्या होता है कि जब तक आपको ये पता नहीं है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया था, मीन जब अंग्रेजों का राज था जब हिंदुस्तान के ऊपर, उस समय पर जो किस तरीके से सिस्टम चलता था, लगान किस तरीके से ली जाती थी, अंग्रेज जो है वो हिंदुस्तानियों का शोषण किस तरीके से करते थे, किस तरीके से पॉलिसीज लगाते थे, अगर आपको इतिहास के उन बातों की समझ नहीं है तो लगान मूवी आपके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट है। आप उसको प्रॉपरली सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाओगे, आप उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो कभी नहीं समझ पाओगे, आप हिस्टोरिकल अप्रोच को अप्लाई किए बिना। कहने का मतलब कि अगर आपको हिस्ट्री का उस समय पर, उस समय की हिस्ट्री का अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। इसी तरीके से जैसे एक खुशवंत सिंह की बहुत ही फेमस किताब है ट्रेन टू पाकिस्तान। अगर आपने ट्रेन टू पाकिस्तान को समझना है तो पार्टीशन के दौरान 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्रीज बनाए गए, उस समय पर क्या हुआ था ना, जब उस समय पर लोग जब माइग्रेट किए थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुए थे, तो क्या क्या वाकयात हो समय पर हुए थे, कौन कौन सी बातें हुई थी, अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ट्रेन टू पाकिस्तान पढ़ने में आपको कुछ ज्यादा मजा नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है हिस्टोरिकल अप्रोच हमें किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को या किसी भी लिटरेचर को डीपर लेवल पर उसकी अंडरस्टैंडिंग करने में मदद करती है। दूसरी जो अप्रोच है बायोग्राफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच अगर हिस्ट्री के ऊपर फोकस करती है, तो बायोग्राफिकल अप्रोच जो है वो बायोग्राफी को स्टडी करती है। कहने का मतलब जो ऑथर की लाइफ है ना, ऑथर की जो लाइफ है ये उसको कंसीडर करती है। अब ऑथर की लाइफ में कौन कौन से एस्पेक्ट, उसकी चाइल्डहुड, उसका बचपन कैसा गुजरा था, बचपन में कोई ट्रॉमा तो नहीं था, उसकी एजुकेशन कैसी थी, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, धर्म कौन सा है, रिलीजन क्या है, उसके बिलीफ क्या है, क्या सोचता है वो, कौन सी चीजों को वो मानता है, कौन सी चीजों को वो मानने से अस्वीकार करता है, उसकी पॉलिटिकल ओपिनियन क्या है, क्या सोचता है वो राजनीति के बारे में, कौन सी पार्टी की तरफ उसका रुझान है, किस तरीके की वो डेमोक्रेसी चाहता है, ऑटोक्रेसी चाहता है, या किस तरीके की वो सरकारें चाहता है, उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या हैं, रिलेशनशिप्स उसके क्या क्या, दोस्ती यारी उसकी क्या थी, ट्रेजिडीज ये उसके साथ कोई हुई हैं, उसकी कोई बड़ी सफलताएं जो उसने अचीव करी हैं। अभी ये सारी चीजें आपको लग रहा होगा कि किसी भी वर्क ऑफ आर्ट में हमें किस तरीके से मदद करेंगी, लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पर किसी भी लिटरेचर को शेप करती हैं, उसके लिखने वाले के साथ जो कुछ हुआ होता है उसके साथ उसका बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। तो अगर हम इन चीज़ों को समझ पाते हैं बायोग्राफिकल अप्रोच के हिसाब से, अगर हम इन चीज़ों को समझते हैं तो हम एनालाइज करेंगे, तो हमें लिटरेचर के उसी लिटरेचर को एक नए तरीके से अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी। तो बायोग्राफिकल अप्रोच का जो मेन प्रिंसिपल है वो कुछ इस तरीके से है कि जो राइटर की लाइफ है, अगर जो सोसाइटी है उसकी रिफ्लेक्शन होता है लिटरेचर, तो साथ में जो राइटर है उसकी जो लाइफ की जो इन्फ्लुएंस है वो भी लिटरेचर में झलकती है जरूर, कहीं ना कहीं वो पर जो राइटर है उसकी बायोग्राफी उसको जो है वो शेप करती है इस बायोग्राफिकल अप्रोच के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल एक मूवी है संजू, जो संजय दत्त की मूवी है संजू। अब संजू मूवी में जो दिखाया गया है, अगर आपको संजय दत्त की जो एक्चुअल रियल लाइफ थी, अगर आपको उसके बारे में समझ है, अगर आपने पढ़ा है, उसके बारे में जाना है, या आपको उसके बारे में नॉलेज है, तो आपको जो मूवी है उसमें जो इंसिडेंट्स हैं, इवेंट्स हैं, उनको कोरिलेट करके आपको समझने में मदद मिलेगी। जो वो ट्रॉमा फील करता है, ये जो उसकी लाइफ में जिस प्रोसेस से वो गुजरता है, उसको समझने में आपको जो है वो मदद मिलेगी। ऐसे ही जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, जैसे बहुत फेमस है ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में जो अरुंधति राय ने जिस तरीके से जो केरला का जो उसका एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस जो उसको अरुंधति राय को जो केरला में जो पर्सनल एक्सपीरियंस उसका रहा है, उसको उसने बयान किया है यहाँ पर। जो अगर आपको केरला में होने वाले या अरुंधति राय का जो केरला में जो एक्सपीरियंस है, अगर आपको उसकी नोटिंग कहीं पर मिलती है या आप उसके बारे में जानते हैं, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बारे में आप बेटर तरीके से जान सकते हैं। कहने का मतलब है अरुंधति रॉय की बायोग्राफी इस केस में, और संजय दत्त की जो बायोग्राफी है या ऑटोबायोग्राफी है, या उसकी जो लाइफ में जो कुछ हुआ था, वो इस मूवी के केस में आपको इन दोनों ही वर्क्स ऑफ आर्ट या लिटरेचर, एक केस में लिटरेचर दूसरे में मूवी, इनकी अंडरस्टैंडिंग में, बेटर अंडरस्टैंडिंग में आपकी हेल्प करेगी। जो जो दोनों ही अप्रोचेज हैं, हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल अप्रोचेज, ये एक्चुअली इनका मानना है कि जो लिटरेचर है वो कोई ऐसे ही आइसोलेशन में पैदा नहीं हो जाता, कि ऐसे नहीं कोई भी उठ के बैठ जाता है लिखने के लिए और वो कुछ भी लिख देता है। कोई भी चीज जो कोई राइटर लिखता है, कोई भी आर्टिस्ट जो कोई आर्ट बनाता है, उसको शेप करने में कुछ एक चीजों की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि पहली बात, हिस्टोरिकल इवेंट्स। जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में थोड़ी सी बात करी थी, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स, कि इतिहास में क्या हो रहा है, आज क्या क्या हो रहा है।
अभी रिसेंटली कौन सी बातें इतिहास में हुई हैं, उससे पीछे कौन सी हुई हैं, साल 2 साल 4 साल पहले क्या बातें हुई हैं, लड़ाइयाँ कौन सी हुई हैं, कोई पॉलिटिकल कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं हुई है, कोई फाइनेंशियल कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई है। इतिहास में होने वाली हर कोई घटना, चाहे वो पॉलिटिकल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर कैसा है, जो राजनीतिक तौर पर कोई स्थिरता है नहीं है, कोई सेंसेस तो नहीं है, कोई अनडिक्लेयर्ड सेंसेस तो नहीं है, कहीं लिखने वाले के ऊपर कोई चेक तो नहीं है कि वो कुछ नहीं लिख सकता है। ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं इतिहास में या समाज में होती रहती हैं, उनको भी समझ उनका भी इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा जो रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं कि धर्म का क्या रोल है, क्या स्टेटस है, कौन सा धर्म जो है वो ज़्यादा उस टाइम पर चल रहा है, दूसरे धर्मों के बारे में लोग कैसी सोच रखते हैं, या समाज में जो धर्म का जो रिलीजन का जो रोल है या जो उसका स्टेटस है, वो भी वर्क ऑफ आर्ट को शेप करता है, उसका भी इम्पोर्टेंस होती है। सोशल कस्टम्स कैसे हैं, रीति रिवाज कैसे हैं, समाज में जो कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, बिलीव्स हैं, लोगों की सोच है वो कैसी है, लोगों के कस्टम्स क्या हैं, और उन सारी चीज़ों को लेकर जो ऑथर है, क्योंकि यहाँ बायोग्राफी भी इन्वॉल्व है, उन सारी चीज़ों को लेकर, चाहे वो हिस्टोरिकल इवेंट्स हों, चाहे वो पॉलिटिकल इवेंट्स हों, चाहे वो रिलीजियस कोई बातें हों, चाहे वो कोई सोशल सिनेरियोज हों, उन सारी चीज़ों को लेकर जो ऑथर है, राइटर है, उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस कैसे, वो क्या सोचता है उन सारी चीज़ों को लेकर, इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट, हर चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल पड़ता है राइटिंग्स के ऊपर या लिटरेचर के ऊपर या आर्ट के ऊपर। ऐसे ही कोई वर्क ऑफ आर्ट हमें लगता है कि कोई बैठेगा ऐसे ही और ऐसे ही कविता लिख देगा, लिखेगा वो ऐसे ही लिखेगा, लेकिन इसके लिखी हुई चीज के पीछे जो हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, रिलीजन, जाने अनजाने में ये जो चीजें होती हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसलिए ये जरूरी है, हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल अप्रोच ये मानती है कि ये जरूरी है कि किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को कंप्लीटली पूरी तरह से समझने के लिए उसकी जो बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल जो बैकग्राउंड है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि इस अप्रोच की जरूरत क्या है, वाई डू वी नीड दीज अप्रोचेस, खासकर हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल अप्रोच, इनकी क्या जरूरत है। इसकी पहली बात तो यह है कि कुछ रेफरेंसेस बहुत डिफिकल्ट होते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि आप लगान मूवी देख रहे हो, अगर आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पता ही नहीं है तो आप चीजों को रेफर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि लगान होती थी उस समय पर, आपको पता है, आज की जनरेशन को हो सकता है ये पता ही नहीं हो कि लगान क्या होती थी। टैक्सेस की तरह थी, जो नई लगान वहां पे लगाई जाती है वो नहीं पता होता। जैसे द व्हाइट टाइगर में जो जो कुछ भी समाज में हो रहा है, जो सोशल इनइक्वालिटी है, अगर आप उसके बारे में फैमिलियर नहीं है तो कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें बहुत ही डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि हम उनको रेफर नहीं कर पाते, हम उनको समझ नहीं पाते। तो हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल अप्रोचेस या हिस्ट्री या बायोग्राफी की अंडरस्टैंडिंग हमें उन डिफिकल्ट जो रेफरेंसेस होते हैं उनको समझने में मदद करती है। कुछ हिस्टोरिकल एल्यूजन्स होती हैं, कुछ कहने का मतलब कुछ बातें होती हैं जो हिस्ट्री के साथ कहीं ना कहीं पर कोरिलेट करती हैं या इतिहास से ली जाती हैं या उनकी कोई ना कोई सिमिलरिटी रहती है, उनको भी हम अदरवाइज बिना इतिहास को समझे हम उनको नहीं समझ पाएंगे कि क्या हुआ। तो मंगल पांडे मूवी मान लीजिए आप देख रहे हो, तो मंगल पांडे मूवी में क्या होगा, मंगल पांडे में ये होगा कि अगर आपको मंगल पांडे ही नहीं पता है कि कौन है तो आप सोचोगे कि ये एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है। और सिंबल्स सिंबल्स का मतलब है कुछ बातें होती हैं जो सिंबॉलिकली प्रेजेंट की जाती हैं लिटरेचर में, उनको डायरेक्ट नहीं कहा जाता, कुछ थोड़ा सा हल्का सा दिखाया जाता है और वो डायरेक्ट किसी चीज के साथ रेफर कर जाती है। इतिहास में या लिटरेचर में सिंबल्स का यूज बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपको इतिहास की अच्छी समझ है या राइटर की बायोग्राफी की अच्छी समझ है, तो हमें उन सिंबल्स को हम डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं कि ये किस कैरेक्टर की तरफ जो है वो इशारा कर रही है। ऐसे ही टू अप्रिशिएट हिडन मैसेजेस मीनिंग्स या हिडन मीनिंग्स या हिडन मैसेजेस, कुछ बातें होती हैं जो लिटरेचर डायरेक्ट नहीं कहता, सीधे सीधे नहीं कहता, मैसेज छोड़ दिया जाता है, मीनिंग निकलता है, लेकिन वो मीनिंग अगर हमें हिस्ट्री और बायोग्राफी की अच्छी समझ है तो हम हिडन मीनिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आगे देखने के एग्जांपल के थ्रू देखेंगे टू इंटरप्रेट द ऑथर्स इंटेंशन। तो सबसे बड़ी बात है कि ऑथर कहना क्या चाहता है, भाई उसने लिख दी पोइम, उसने लिख दी स्टोरी, उसने लिख दिया नॉवल, अब जो कुछ उसने लिख दिया उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है। मजे के लिए लिखा कोई बात नहीं, लेकिन उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या था, सिर्फ मजा लेना था, अपने लिखने के लिए था, या लोगों को मजा देना भी उसका जो है, या लोगों को समझाना उसका मोटिव था, या लोगों में सुधार करना मोटिव था, या लोगों तक नॉलेज पहुंचाना मोटिव था, या लोगों को एंटरटेन करना मोटिव था उसका। जो भी उसका इंटेंशन था, जो भी उसका मोटिव था, उसको इंटरप्रेट करने में भी हमें इस अप्रोच से मदद मिलती है। और एक सबसे बड़ी बात, हो सकता है कि कोई भी टेक्स्ट आपको दी जाए और आपको हिस्ट्री बायोग्राफी की समझ नहीं है तो आप उसको इंटरप्रेट कर दो, आपकी अंडरस्टैंडिंग ही गलत हो जाए या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ऐसे केस में हिस्ट्री और बायोग्राफी की अंडरस्टैंडिंग या हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल जो अप्रोचेज हैं, ये अप्रोचेज हमें मदद करती हैं। ऐसे में जैसे कि एक मूवी है जैसे द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अब भगत सिंह की इस मूवी को आपको अगर समझना है तो आपको भगत सिंह की जीवनी या भगत सिंह की बायोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भगत सिंह कौन थे और कैसे कैसे उन्होंने क्रांतिकारी थे तो उन्होंने क्या किया था। अगर आपको उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है
तो जो मूवी में जो डायलॉग्स रहेंगे, मूवी में जो इंसिडेंट्स रहेंगे, मूवी में जो बातें होंगी, आप उनको अच्छे से अंडरस्टैंड जो है वो कर पाओगे। अगर आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में ही नहीं पता, मान लीजिए आप किसी अफ्रीकन बंदे को ऐसी मूवी दिखा देते हैं, उसको पता ही नहीं है कि क्या हुआ था, तो उसे चाहे इंग्लिश में दिखाओ उनको, चाहे उनकी भाषा में दिखाओ, उनको समझ ही नहीं आएगा, वो उस चीज़ों को कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें जो मिडनाइट चिल्ड्रन की, तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो एक बुक है सलमान रश्दी की, उसमें आपको ये देखना जरूरी है कि इंडिपेंडेंस के दौरान, उस दौरान जो कुछ बातें हुई थी, अगर आपको उनकी थोड़ी बहुत याद समझ है, तो आप मिडनाइट चिल्ड्रन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो कुछ हुआ था, है ना, या जो पार्टीशन हुआ था खासकर, उसके बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो मिडनाइट चिल्ड्रन को अंडरस्टैंड करने का कोई ज्यादा जो तुक है वो नहीं रह जाता है। तो जैसे इसी में अगर हम बात करें कि जैसे मूवी है केसरी, अब केसरी में अगर आपको बैटल ऑफ सारागढ़ी के बारे में पूरा पता है, अगर आप उसके बारे में जानते हैं, तो आप मूवी को समझ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इस मूवी के आने से पहले सारागढ़ी के बारे में पता ही नहीं था, और उसके बाद मूवी के रिलीज होने के बाद पंजाब में सरकार ने भी छुट्टी का ऐलान भी किया था, ताकि लोगों, ऐसे ही जैसे मैंने पहले भी बताया कि संजू मूवी जो है, जब तक आपको संजय दत्त की बायोग्राफी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है अगर, तो संजय संजू मूवी आपको सिर्फ एक नॉर्मल वर्क ऑफ आर्ट लगेगी, आप उसे हिस्टोरिकल या बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज नहीं कर पाओगे। ऐसे ही मालगुडी डेज जो बुक है, मालगुडी डेज आर के नारायण की लाइफ के बारे में अगर आपको पता है, आर के नारायण की अपब्रिंगिंग के बारे में आपको पता है, तमिल कल्चर के बारे में आपको अगर थोड़ा पता है, वहाँ के उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में पता है, वहाँ पे ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म्स बनने शुरू हुए थे, रेलवे स्टेशन बनने शुरू हुए थे, ट्रैक्स बनने शुरू हुए थे, अगर उसकी हिस्ट्री आपको पता है, तो मालगुडी डेज की अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर हो जाएगी। ऐसे ही ट्रेन टू पाकिस्तान है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स पता है, पार्टीशन का पीरियड पता है, तो वाई, यही बात है ना कि वाई डू वी नीड दीज अप्रोचेस in order to completely comprehend a given work of art, or a complete understanding of a given work of art in its historical context, in its biographical context, so that some elements or some incidents in the book do not remain means outside your understanding, उनको comprehensively समझने के लिए हमें इन अप्रोचेस की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही अ, ये जो लिटरेचर है वो, हाउ डज दिस लिटरेचर रिफ्लेक्ट हिस्ट्री, अब लिटरेचर हिस्ट्री को कैसे रिफ्लेक्ट करता है, मतलब हम देखें अगर, क्योंकि अगर हम लिटरेचर को समझे, देखिए जैसे मिल्टन की जो पॉलिटिकल सॉनेट्स हैं, मिल्टन ने जो सॉनेट्स लिखी हैं, मिल्टन को पोइट्री के लिए जाना जाता है, लेकिन मिल्टन ने पॉलिटिकल सॉनेट्स भी लिखी हैं। अब क्या जरूरत पड़ गई कि मिल्टन, जिसने पैराडाइज लॉस्ट जैसी बुक लिखी है, वो क्यों पॉलिटिकल सॉनेट्स लिख रहा है, तो वहां पर उसकी बायोग्राफी को उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। प्यूरिटनिज्म का क्या इम्पैक्ट रहा होगा, या और कैसे वहां पे जो पॉलिटिकल सिनेरियो थे, सोशल सेटअप्स थे, किस वजह से मिल्टन ने पॉलिटिकल सॉनेट्स लिखे। ऐसे ही जो वर्ल्ड वॉर्स का लिटरेचर है, या खासकर वर्ल्ड वॉर्स के बीच में जो लिटरेचर लिखा गया है, दो वर्ल्ड वॉर्स के बीच में, उनके बीच में जो लिटरेचर लिखा गया है, या जो लिटरेचर वर्ल्ड वॉर्स के ऊपर लिखा गया है, वो क्यों लिखा गया है, कौन सी ऐसी बातें थी जो हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, जो बता रही हैं हिस्ट्री के बारे में कि क्या हुआ था। अमेरिकन डिप्रेशन नॉवेल्स, है ना, जो अमेरिका में एक फेज आई थी, जिन्हें हम जिसे हम डिप्रेशन फेज कह सकते हैं, तो वो जो अमेरिकन ड्रीम ऑफ सक्सेस वाला पार्ट था, और वहां से निकलने वाला जो डिप्रेशन था, तो ये जो नॉवेल्स उस टाइम पर लिखे गए, ये किस तरीके से उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हिस्ट्री को, या अमेरिकन हिस्ट्री को, खासकर वहां पे डिप्रेशन के लेवल को डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया का पार्टीशन लिटरेचर है, जब देश आजाद हुआ था, भारत पाकिस्तान बने थे, उस समय पर जो लोगों का ट्रॉमा था, लोग जिस सदमे से गुजरे थे, ये जो वारदातें बातें वहां पे हुई थी, उन सारी चीजों का जो लेखा जोखा है, वो हिस्ट्री में जो कुछ हुआ था, वो किस तरीके से लिटरेचर में रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे ही रेनेसां लिटरेचर, जब रेनेसांस शुरू हुआ था यूरोप में, तो जो लिटरेचर था वो किस तरीके से प्रोड्यूस किया जा रहा था, कैसे जो रेनेसांस जैसी जो चीजें थी, उन्होंने जो विच फायर्ड द साउल एंड इमेजिनेशन ऑफ द पीपल, कैसे लोग ग्रीक लिटरेचर को पढ़ने के बाद लोगों को नॉलेज लेवल जो है वो बढ़ा, और कैसे उन्होंने भी लिटरेचर को प्रोड्यूस करने शुरू किया। तो जो हिस्ट्री है, उसका बहुत बड़ा जो रोल है वो रहता है। जैसे विक्टोरियन लिटरेचर है, क्वीन विक्टोरिया के पीरियड में जो कुछ हो रहा था, जैसा जैसा हिस्ट्री में हो रहा था, उसी तरीके का लिटरेचर जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा था। आप थॉमस हार्डी को पढ़ लेते हैं, आप चार्ल्स डिकन्स को पढ़ते हैं, तो हमें जब उनके लिटरेचर को हम बहुत अच्छे तरीके से
पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं अगर हमें उस समय की हिस्ट्री का अच्छा नॉलेज है। ये चार्ली चैपलिन की मूवीज आपको सिर्फ देखने में अच्छी लगती है कि आपने चार्ली चैपलिन की मूवी देख ली, लेकिन चार्ली चैपलिन की मूवीज में जो कहानी होती है, उसमें जो इंसिडेंट्स दिखाए जाते हैं, वो कंटेम्प्रेरी पीरियड को कहीं ना कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट था, या जो मशीनरी आ रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, मशीनीकरण हो रहा था, उससे जो बेरोजगारी हो रही थी, या लोगों में जो इनसिक्योरिटी का जो फीलिंग आ रही थी, जो फाइनेंशियल लेवल पर जो इम्बेलेंस हो रहा था, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं पर हमें चार्ली चैपलिन की मूवीज में देखने को मिलती हैं। तो हिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं पर लिटरेचर में रिफ्लेक्ट होती है, और ये किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है तो या हो रही है, इन सारी चीजों को समझने के लिए हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल अप्रोच जो है वो यूज की जाती है। इसी तरीके से मेटाफिजिकल पोइट्री है। अब क्यों मेटाफिजिकल पोइट्री लिखी जा रही थी एक टाइम पर, 17वीं सेंचुरी में ऐसा क्या हो गया, तो कौन कौन सी हिस्टोरिकल बातें थी जो उस चीज को लिटरेचर में वहां रिफ्लेक्ट कर रही थी। ये सारी चीजों की अगर हमें अंडरस्टैंडिंग है तो हम इन इससे किसी भी तरह के वर्क ऑफ आर्ट को, लिटरेचर को हम बेटर तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ अगर हम देखें जैसे एंड्रयू मार्वल की जो पोइम है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, अब कॉय मिस्ट्रेस जो पोइम लिखी गई 17वीं सेंचुरी में, अगर हम इस पोइम को ध्यान से पढ़ते हैं और अगर हम इसका कंटेम्प्रेरी इंग्लैंड के साथ, उस समय का जो इंग्लैंड में जो सिस्टम था, हिस्ट्री थी चल रही वहां पे, कहने का मतलब है अगर हम 17वीं सेंचुरी इंग्लैंड की अगर हमें अच्छे से समझ है तो हम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अदरवाइज वो सिंपल एक लव पोइम है। तो जो प्यूरिटन इन्फ्लुएंस है, जो प्यूरिटन पीरियड था, जो प्यूरिटन लोगों की जो इन्फ्लुएंस थी समाज में, और उसकी इन्फ्लुएंस राइटर के ऊपर भी पड़ी, और उसने इस तरीके की पोएम लिखी, है ना। तो ये जो चीज है क्लासिकल एजुकेशन, अब जो राइटर था, जो एंड्रयू मार्वल था, एंड्रयू मार्वल की जो एजुकेशन थी वो बहुत हाई लेवल की थी, मतलब अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा था, अच्छी एजुकेशन उसने प्राप्त की थी, अच्छा खासा नॉलेज उसको था। तो इस वजह से जो क्लासिकल नॉलेज था उसका, उस क्लासिकल नॉलेज की वजह से उसकी जो वोकेबुलरी है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस में, उसमें जो रेफरेंसेज हैं, उसमें जो सिंबल्स हैं, इमेजरी है, या उसमें जो उसने एल्यूजन्स यूज किए हैं, या उसने काफी सारी तरह की जो टेक्निकल डिवाइसेस यूज की हैं, वो सब पॉसिबल हो पाई हैं उसकी क्लासिकल एजुकेशन की वजह से। बिब्लिकल रेफरेंसेज उसने बहुत सारे दिए हैं, क्योंकि एंड्रयू मार्वल जो था वो बाइबल में भी बहुत पढ़ा लिखा था। ये आप ये कह सकते हैं कि उसका जो रिलीजियस नॉलेज था, बाइबल को लेकर जो उसका नॉलेज था, वो भी बहुत अच्छा था। तो उसने बाइबल से जो, अगर आपको बाइबल की ही समझ नहीं है तो बाइबल से निकलने वाले जो या यूज किए गए रेफरेंसेज जो वहां पर यूज किए गए हैं, उनको आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जो ग्रीक माइथोलॉजी पोइम में बहुत यूज की गई है, अगर आपको ग्रीक माइथोलॉजी की समझ नहीं, ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं, ये जो उस समय का जो समाज में चल रहा सिस्टम था, और जिसकी वजह से एंड्रयू मार्वल को भी उसी तरीके की एजुकेशन मिली थी, जिसकी वजह से एंड्रयू मार्वल ने उस पोइम में बहुत सारी टेक्निकल डिवाइसेस यूज की, या जो उसने लैंग्वेज यूज की, या जो उसने उस लेडी को सेड्यूस करने का जो उसका प्रोसेस था, वो सारी चीजें पॉसिबल हो पाई उसके अपने कैरेक्टर की वजह से, उसके अपने नॉलेज की वजह से, उसकी अपनी जो उसके एक्सपीरियंसेस थे, उसकी जो एजुकेशन थी, जो मैंने पहले बात की थी कि बायोग्राफी में बहुत सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं। वो जहाँ कहाँ जॉब करता था, क्या वो कौन कौन सी तरह की उसकी एजुकेशन थी, किन किन लोगों के साथ उसका उठना बैठना था, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अगर हम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस को पढ़ते हैं तो मेटाफिजिकल पोइट्री, उस समय पर मेटाफिजिकल पोइट्री लिखी जा रही थी। मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है इसके बारे में आपको और कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। तो उस समय पर मेटाफिजिकल पोइट्री लिखी जा रही थी, एंड्रयू मार्वल ने भी वैसे ही लिखी, राइट। तो लव पोइट्री है, लव पोइट्री भी उस टाइम पर लिखी जा रही थी। सो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ मार्वल, अब क्योंकि मार्वल की जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी उसका भी रेफरेंस मिलता है, वो पॉलिटिकली भी एक एक्टिव पर्सन था, वो रिलीजियसली भी एक एक्टिव पर्सन था, वो जो राजा का जो राज दरबार है वहाँ कॉर्टियर भी था वो। इसी के अलावा उसकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी थी, उसके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे थे, तो वो सारी चीजों ने कहीं ना कहीं पर टू हिज कॉय मिस्ट्रेस को शेप करने में मदद करी। अगर हम इस पॉइंट को देखते हैं, समझते हैं हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल अप्रोच लगा के, तो बड़े सारे रेफरेंसेस ऐसे आते हैं जो हिस्ट्री के साथ, बाइबल के साथ, क्लासिकल लिटरेचर के साथ, ग्रीक माइथोलॉजी के साथ, या बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस, जो कि बहुत ही कोई पढ़ा लिखा आदमी जिसका नॉलेज लेवल बहुत है, जिसने काफ़ी सारी पढ़ाई करी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी यूज़ करे। जैसे नूह के फ्लड की बात होती है, अगर आपको बाइबल की इन कहानियों के बारे में नहीं पता है तो आप को रिलेट नहीं कर पाओगे। ज्यूज की कन्वर्सन की बात वहां पे होती है, लिखता है वो टिल द कन्वर्शन ऑफ द ज्यूज, कि जब तक ज्यूज कन्वर्ट नहीं हो जाते क्रिश्चियनिटी में। अगर आपको ये ज्यूज और क्रिश्चियनिटी का जो एक बॉन्डिंग है या क्लैश है, अगर आपको इसके बारे में समझ नहीं है तो आप पोइम को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाओगे। ग्रीक माइथोलॉजी को लेकर बहुत सारे रेफरेंसेज हैं। ऐसे ही टाइम को एक चैरियट की तरह बताया गया, एक रथ की तरह बताया गया है जो बहुत फास्ट चल रहा है। एक विंग चैरियट की बात की गई है, बहुत फास्ट चलने वाले। रिवर हम्बर की बात हुई है जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में जिसका रेफरेंस है।
क्लासिकल लव ट्रेडिशन की बात हो या पुराने प्राचीन तरीके से जो प्राचीन समय में जो लव का प्रेम का जो ट्रेडिशन था उसके रेफरेंसेस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको हिस्ट्री की, बायोग्राफी की या उस समय की माइथोलॉजी की या उस समय की बिब्लिकल रेफरेंसेस की अगर आपको अच्छे से समझ है तो आप इस पॉइंट को बेटर तरीके से समझ सकते हैं। ऐसे ही इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम अगर बात करें, जैसे ओ माई गॉड मूवी है, ओएमजी। ओएमजी को आप बेटर समझ सकते हैं अगर हिंदुस्तान में रिलीजियस जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या रिलीजियस जो सिस्टम है या रिलीजन को लेकर जो लोगों की जो प्रैक्टिसेस हैं, अगर आप उनको अच्छे से जानते हैं तो ओएमजी जैसी फिल्मों को आप बेटर तरीके से उनका जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हैमलेट के बारे में। हैमलेट को अगर हम हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल अप्रोच लगाकर समझने की कोशिश करते हैं तो हम कैसे समझ सकते हैं। हैमलेट की कहानी अगर आपको पता है तो क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पर इंग्लैंड कैसा था और शेक्सपियर का उसमें क्या रोल था, ये हिस्ट्री अगर आपको पता है, थिएटर उसमें उस समय पर किस तरीके से था, शेक्सपियर का उसमें थिएटर में क्या योगदान था, क्या कंट्रीब्यूशन था, और क्वीन एलिजाबेथ का ड्रामा में कितना इंटरेस्ट था, और शेक्सपियर की क्वीन एलिजाबेथ के साथ जो क्लोजनेस थी वो कितनी थी। अगर आपको इस चीज़ की समझ है तो हैमलेट की कहानी को समझने में मदद मिलेगी बेटर तरीके से। अर्ल ऑफ एसेक्स के बारे में अगर आपको पता है तो आप कौन सा कैरेक्टर हैमलेट में उसको रेफर कर रहा है ये चीज़ आप समझ सकते हैं, या शेक्सपियर का किस तरीके से अर्ल ऑफ एसेक्स के साथ क्या रिलेशन था और किस तरीके से वो शेप करता है, इसको आप समझ सकते हैं। जो कोर्ट में चल रही पॉलिटिक्स थी क्वीन एलिजाबेथ के पीरियड में, जो हैमलेट में दिखाई गई है पॉलिटिक्स जिस तरीके की, वो कैसे क्या थी, इंग्लैंड में क्या थी क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पर और हैमलेट में किस तरीके से दिखाई गई। अगर आपको क्वीन एलिजाबेथ के टाइम की पॉलिटिक्स पता है तो हैमलेट की पॉलिटिक्स को समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। डेनिश जो सक्सेशन लॉ, क्योंकि ये जो कहानी है हैमलेट की ये डेनमार्क की है, इसको लेकर बहुत बड़ी लोगों के मन में ये दुविधा है कि किंग हैमलेट के मरने के बाद जो प्रिंस हैमलेट है वो डायरेक्ट उनका बेटा क्यों नहीं बन जाता, राजा जो है, क्योंकि जनरली बहुत सारी सभ्यताओं में काफी सालों से राजा का बेटा ही राजा बनता है। तो किंग हैमलेट की मौत के बाद प्रिंस हैमलेट ऑटोमेटिकली राजा क्यों नहीं बन जाता, क्यों उसका अंकल जो है वो ही सक्सीड्स टू द थ्रोन। अब अगर आपको डेनमार्क के उस समय के डेनमार्क के लॉज आपको पता नहीं है तो आप हैमलेट को कभी समझ ही नहीं पाओगे। आप हमेशा क्वेश्चन ही उठाते रहोगे ये वाला कि ऐसा कैसे हो गया भाई, ये तो फालतू में शेक्सपियर ने कहानी बनाने के चक्कर में इस तरीके के मसाला डाल दिए। मसाला नहीं है अगर आपको हिस्टोरिकल समझे, क्योंकि डेनमार्क में उस समय पर ये लॉ था कि राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता। तो ये चीजें अगर आपको समझ है तो आप हैमलेट को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। रिवेंज ट्रेजेडी का जो ट्रेडिशन था शेक्सपियर के टाइम पर, बहुत रिवेंज ट्रेजेडी लिखी जाती थी, लोग उसको पसंद करते थे, जैसे आज मार धाड़ वाली फिल्में पसंद करते हैं वैसे ही लोग जो है वो उस समय पर रिवेंज ट्रेजेडीज पसंद करते थे। तो हैमलेट में रिवेंज जो है वो बहुत बड़ा मोटिव है, तो लोग उसको पसंद करते थे। तो भाई शेक्सपियर ने भी वैसी लिख दी जैसी लोगों की डिमांड थी उस टाइम पर। तो कंटेम्प्रेरी जो पीरियड है, कंटेम्प्रेरी जो टेस्ट है लोगों का, हिस्ट्री अगर हम बात करें, जो लोगों का आर्टिस्टिक टेस्ट है वो कैसे हैमलेट को शेप करने में मदद करता है, ये हम देख समझ सकते हैं इस चीज को। जो कंटेम्प्रेरी की जो ऑडियंस है उनकी जो एक्सपेक्टेशन, वो क्या चाहते हैं, वो कैसी, कोई आज हम फिल्म देखने जाते हैं तो हमें कैसी फिल्म चाहिए, वैसे ही उस समय की जो ऑडियंस है उसको कैसा ड्रामा चाहिए था उस समय पर। ये सारी चीज अगर हमें पता है तो हम हैमलेट को बेटर तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो शेक्सपियर है उसके जो अपने एक्सपीरियंसेस है, चाहे उसके क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट में जो उसके एक्सपीरियंसेस थे, या थिएटर में जो उसके एक्सपीरियंसेस थे, या ऑडियंस के साथ जो उसके एक्सपीरियंसेस थे, राइटिंग के जो उसके एक्सपीरियंसेस थे, या उसके जो सोर्सेज, जो नॉलेज के उसके सोर्सेज थे उसको लेकर जो एक्सपीरियंसेस थे, वो सारी चीजों ने किस तरीके से हैमलेट को लिखने में मदद करी, या हैमलेट की पर्सनैलिटी को उन सारी चीजों ने कैसे शेप किया। जो हैमलेट का कैरेक्टर क्रिएट किया है, प्रिंस हैमलेट का कैरेक्टर जो क्रिएट किया है, या जो क्वीन का कैरेक्टर जो है, गेर्ट्रूड का जो कैरेक्टर क्रिएट किया है, या क्लॉडियस का जो कैरेक्टर क्रिएट किया है, वो किस तरीके से उन सारे उसके एक्सपीरियंसेस ने, पोलोनियस का जो कैरेक्टर क्रिएट किया है शेक्सपियर ने, वो कैसे उसका अपना एक्सपीरियंस है उन कैरेक्टर्स को लेकर, है ना। क्वीन का जो उसने कैरेक्टर क्रिएट किया है, क्या सोचता है वो, कौन है ये क्वीन, कैसे हैमलेट में उसका क्या रोल है, क्लॉडियस कौन है,
पोलोनियस कौन है, ये जो लोग हैं ये कैसे, जो कोर्ट की पॉलिटिक्स है, इन सारी चीजों को लेकर जो उसका इंग्लैंड में, उसके कंटेम्परेरी इंग्लैंड में जो एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस को उसने किस हद तक हैमलेट में दिखाया। जब आप हैमलेट को डीपली पढ़ोगे और उसके बाद अगर आप कंटेम्परेरी हिस्ट्री को अगर ध्यान से पढ़ोगे इंग्लैंड की, तो हो सकता है, या हो सकता क्या है, होगा डेफिनेटली, आपको हैमलेट की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हैमलेट की अगर हम बात करें, देखिए कितनी सारी बातें हैं जो हैमलेट से रिलेटेड हैं, हम यहाँ देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, जो हैमलेट से रिलेटेड है। ये चीज़ों को प्रॉपरली समझने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हमें कंटेम्परेरी इंग्लैंड के बारे में पता हो, हमें शेक्सपियर के बारे में पता हो, हमें, क्योंकि लिखा बेशक ये ड्रामा जो था शेक्सपियर ने अपने टाइम पे क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे लिखा था, लेकिन इसमें जो कहानी थी वो एंशिएंट, काफ़ी साल पुरानी कहानी थी, सदियाँ पुरानी कहानी थी। शायद दूसरी या तीसरी सेंचुरी का डेनमार्क था या 12वीं 13वीं सेंचुरी का डेनमार्क था, जो भी था, लेकिन डेनमार्क में उस समय पर जो तौर तरीके थे, लोगों के रहने के जो तौर तरीके थे, वो हैमलेट में दिखाए गए हैं। ये सेटिंग इंग्लैंड की नहीं है, सेटिंग जो है वो डेनमार्क की सेटिंग है। तो डेनमार्क की हिस्ट्री, उस समय की हिस्ट्री का भी नॉलेज हो अगर, तो हमें इस कहानी को समझने में ज्यादा मजा आएगा। तो है ना, वही बातें आ गई शेक्सपियर के जो अपने एक्सपीरियंस से थे, उसके हैमलेट की पर्सनैलिटी हो, चाहे वो पोलोनियस हो, या जितने भी लोग हैं, इनको सारी चीज़ों को किस तरीके से हैमलेट ने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ शेप किया। अब उसी हैमलेट के ऊपर बनने वाली बॉलीवुड की एक मूवी जिसका नाम है हैदर, हालांकि ये अकेली हैमलेट के ऊपर नहीं बनी है, बशरत पियर की कर्फ्यू नाइट जो बुक है, उसका भी कॉन्टेक्स्ट हमें इस यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन हम ये मानते हैं एक सेकंड के लिए कि हैदर मूवी में जो हैमलेट है उसकी कहानी की जो एडेप्टेशन है उसको दिखाया गया है। तो अगर हमें हैमलेट के बारे में, हैमलेट की स्टोरी का अगर पता है, तो हमें हैदर मूवी हम अच्छे से देख सकते हैं। ऐसे पाकिस्तानी ड्रामा है एक, सीरीज आई थी संगे माह, उसको भी अगर आप देखते हैं तो पूरा का पूरा हैमलेट के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपको हैमलेट की स्टोरी पता नहीं है तो आपको लगेगा कि ये चीज़ तो बिल्कुल क्रिएटिव है, ये तो बिल्कुल नहीं है, हैदर मूवी तो बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये भी कॉपी है। तो हमें हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल अप्रोचेज हमें इन सारी चीज़ों को कोरिलेट करके समझने में, अंडरस्टैंड करने में मदद करती हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि भाई क्या फायदे हैं इस अप्रोच के या इन अप्रोचेस के। हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल अप्रोच अगर हम लगाएंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा लिटरेचर के अंडरस्टैंडिंग में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाती है। ऐसे जो चीज़ आपको टफ लग रही थी, पता नहीं क्यों हुआ था, क्यों ऐसा भाग मिल्खा भाग में ऐसा क्यों दिखा दिया है, या किसी रंग दे बसंती में इस तरीके से क्यों दिखाया है, या चक दे इंडिया में इस तरीके से क्यों दिखाया है, अगर आपको थोड़ा सा उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पता है, बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट पता है, तो हमें लिटरेचर को समझना जो है वो आसान हो जाता था, ईजियर हो जाता है। बिल्कुल आसान तो नहीं होता, लेकिन आसान हो जाता था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल अनफेमिलियर होती हैं, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता, हम जानते ही नहीं है कि ये कहाँ से आई। तो अगर आपको इतिहास के बारे में समझ है तो हम उन्हें कोरिलेट करके उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और लिटरेचर को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करते हैं। लिटरेचर अदरवाइज ज्यादातर दुनिया ये सोचती है, लोग ये सोचते हैं कि लिटरेचर सिर्फ एक कल्पनाओं की दुनिया में लिखी जाने वाली चीज है, इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन जरूर है उसमें, लेकिन बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो रियल लाइफ के साथ जुड़ी होती हैं। तो ये रियल लाइफ और लिटरेचर के बीच का जो कनेक्शन है, इसको हम तभी समझ सकते हैं अगर हम हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल अप्रोचेस का अप्लाई करेंगे। एक रिचर इंटरप्रिटेशन मिलती है। रिचर इंटरप्रिटेशन में इंटरप्रेट तो हम कर ही लेंगे, हम मूवी देख के आएंगे, हम उसके बारे में अपनी जो राय है वो तो रख ही देंगे, लेकिन हिस्टोरिकली उसको समझना, बायोग्राफिकली उसको समझने में से क्या होता है, हमें उस वर्क ऑफ आर्ट की या लिटरेचर की या उस मूवी की एक बेटर इंटरप्रिटेशन, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिलती है। रिवील ऑथर्स इंटेंशन, और सबसे बड़ी बात ऑथर क्या चाहता है, वो क्या मैसेज देना चाहता है, वो समझाना चाहता है, वो बदलाव चाहता है, वो एंटरटेन है, क्या है, इन सारी चीज़ों को समझने में भी, इन ऑथर का इंटेंशन को समझने में हमें इससे मदद मिलती है। इंक्रीजेज एप्रिसिएशन ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री। अब देखिए लिटरेचर को पढ़ के हमें उस समय के इतिहास का भी पता चलता है, हैमलेट को पढ़ के हमें एलिजाबेथ के पीरियड के बारे में पता चलता है, रंग दे बसंती को देकर हमें कुछ और पता चलता है, भगत सिंह को देकर हमें कुछ और पता चलता है, इसी तरीके से ट्रेन टू पाकिस्तान को पढ़ के हमें कुछ और पता चलता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग को पढ़ के हमें कुछ और पता चलता है। तो जो कंटेम्परेरी, जब वो वर्क ऑफ आर्ट लिखा गया था या जिस समय के साथ वो डील कर रहा है, उस समय की जो कल्चर है, उस समय की जो हिस्ट्री है, उसके बारे में भी हमें अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये एक दूसरे के, आप कह सकते हैं कि एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग में हमें मदद करते हैं। हिस्ट्री और बायोग्राफी हमें लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग में मदद करती है, तो एट द सेम टाइम लिटरेचर जो है वो हमें हिस्ट्री या बायोग्राफी को भी बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने में मदद करता है।
लेकिन जहाँ इस अप्रोच के फ़ायदे हैं, वहाँ कुछ नुकसान भी हैं ऑब्वियसली। इसी तरीके से सबसे बड़ी बात कि जो लिटरेरी क्वालिटीज़ होती हैं, हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल अप्रोचेज़ उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। भई किसी ने बड़ी-बड़ी इमेजेस डाली हैं, किसी ने बड़े-बड़े रेफरेंसेस डाल दिए हैं, सिंबल्स यूज़ किए हैं, लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बहुत पोएटिक है, राइम है, रिदम है। तो इन सारी क्वालिटीज़ की तरफ हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल अप्रोचेज़ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनका मेन फ़ोकस जो होता है वो हिस्ट्री और बायोग्राफी के ऊपर रहता है। तो कोई उसकी जो पोइटिक क्वालिटीज़ हैं या उसकी जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं या उसकी जो मेलोडियस क्वालिटीज़ हैं, उसकी तरफ ये अप्रोच जो है वो कुछ ज़्यादा तवज्जो उसको नहीं देती है। और जो लिटरेचर है, हम ये भी कह सकते हैं कि उसको लिटरेचर को सिर्फ हिस्ट्री के साथ कन्फाइन करके देखती हैं या बायोग्राफी के साथ कन्फाइन करके देखती हैं। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिनकी समझ होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल अप्रोचेज़ करें तो हम सिर्फ इसी की बात करेंगे कि ये बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग नहीं कह सकते आप इसको, या थॉरोली आप किसी वर्क ऑफ आर्ट को सिर्फ इसी अप्रोच के साथ अंडरस्टैंड कर जाओगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इसमें यही ये चीज मान के चलते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था और ऑथर की बायोग्राफी में क्या हुआ था, ऑथर के साथ क्या हुआ था और इतिहास में क्या हुआ था, ये दो चीजों के ऊपर सिर्फ फोकस करती है। जो इमेजिनेशन है, राइटर का जो इमेजिनेशन है उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करती, बल्कि राइटर के साथ क्या हुआ था, राइटर कौन से पीरियड में लिख रहा था, इतिहास में क्या हो रहा था, ये इस चीज के ऊपर फोकस करती है। इमेजिनेशन के ऊपर फोकस करने वाली जो अप्रोचेज हैं वो कुछ अलग है, उनके बारे में किसी और वीडियो में बात होगी। जो सिंबलिज्म है, जैसा कि मैंने पहले कहा, लैंग्वेज बहुत अच्छी है, राइम है, रिदम है, जो फॉर्म है, स्ट्रक्चर है वर्क ऑफ आर्ट का, उसके ऊपर इसका फोकस बहुत कम रहता है। सो लिटरेचर इज ऑलवेज मोर देन हिस्ट्री, दैट इज व्हाट दीज अप्रोचेज एक्चुअली फोकस अपॉन। लिटरेचर हिस्ट्री से भी बढ़कर है। इतिहास की अंडरस्टैंडिंग हमें लिटरेचर से मिल सकती है और लिटरेचर हमें हिस्ट्री की बेटर अंडरस्टैंडिंग करा सकता है, और हिस्ट्री का नॉलेज भी हमें लिटरेचर को बेटर तरीके से इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। जैसे थ्री इडियट्स की अगर हम बात करें, है ना, जो मूवी है थ्री इडियट्स। अब थ्री इडियट मूवी में अगर हम बात करें तो हम सिर्फ क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। क्रिटिसिज्म मतलब कि एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज करती है, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज करती है। हिस्टोरिकली बायोग्राफिकली हम इसी चीज को देखेंगे, लेकिन हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल अप्रोच इस चीज के ऊपर कभी फोकस नहीं करेगी कि भाई ह्यूमर कैसा है, सिंबलिज्म कितना है, स्टोरी टेलिंग कितनी है ना, ये सारी चीजों का, या उसमें इमोशनल ड्रामा कितना है। इन चीजों के ऊपर हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल अप्रोच अप्लाई करने वाला जो क्रिटिक है, जो इवेल्युएटर है, इन सारी चीजों को अप्लाई नहीं करेगा। वो सिर्फ ये देखेगा कि ये समाज के साथ, हिस्ट्री के साथ, या राइटर की बायोग्राफी जो वहां पे मेन कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, अगर वो कहीं से उठाए हुए कैरेक्टर्स हैं, किसी को डील, जैसे कहा जाता है कि जो आमिर खान ने जो रोल प्ले किया है वो सोनम वांगचुक जी का है। अगर वो रोल प्ले किया है तो हम उनको को रिलेट करके देखेंगे कि कितने इंसिडेंट्स उसमें मिल रहे हैं, कितने नहीं मिल रहे हैं, कितने पेटेंट्स थे, कितने नहीं थे। तो इस तरीके से हमें जो हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल अप्रोचेस हैं वो मदद करती हैं को रिलेट करके अंडरस्टैंड करने में। जो मेन क्रिटिक्स हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ अप्रोच को प्रमोट किया है, उनमें पहला नाम आता है हिप्पोलाइट टेन का। इस हिप्पोलाइट टेन के जो मैन वैल्यू और मोमेंटम की बात है, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो हिप्पोलाइट टेन ने बेसिकली, हम इसे फाउंडर ऑफ दिस अप्रोच भी कह सकते हैं। इसके अलावा दो अमेरिकन क्रिटिक्स हैं, रिचर्ड एल्टिक है और रोनाल्ड क्रेन है। इन्होंने भी इसी अप्रोच को प्रमोट किया है, हालांकि ये 20th सेंचुरी के हैं। लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारे क्रिटिक्स हैं, राइटर्स हैं, जिन्होंने हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल अप्रोचेस को प्रमोट किया है। अब बात आती है कि एक क्रिटिक होने के नाते आप इस अप्रोच को किस तरीके से अप्लाई करेंगे। कहने का मतलब है कि आपने कोई फिल्म देख रहे हो, या कोई नॉवल पढ़ रहे हो, या आप कोई पोएम पढ़ रहे हो, तो क्या प्रोसेस रहेगा इसमें इस अप्रोच को अप्लाई करने का। पहली तो बात है कि रीड द लिटरेरी वर्क। आप मूवी देख रहे हो तो उसको देखो, आप रेडियो पे कुछ सुन रहे हो तो उसको सुनो, अगर आप किताब पढ़ रहे हो तो उसको रीड करो प्रॉपरली। ये तो सब अप्रोचेज में आपको करना पड़ेगा, सब अप्रोचेज में करना पड़ेगा। पहला स्टेप सारी अप्रोचेज को अप्लाई करने के लिए सेम रहेगा। उसके बाद स्टडी द ऑथर्स लाइफ। अब उसको लिखने वाला कौन है, फिल्म को बनाने वाला कौन है, कैरेक्टर कौन है ना, जो कैरेक्टर है वो किसके साथ कोरिलेट कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि थ्री इडियट्स में आमिर खान का कैरेक्टर अगर सोनम वांगचुक के साथ कोरिलेट कर रहा है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड सोनम वांगचुक लाइफ, क्या हुआ था उनकी लाइफ में या क्या हो रहा था। उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इतिहास में उस समय पर क्या हो रहा था। अगर आप भगत सिंह जैसी मूवी देख रहे हैं, बल्कि आप थ्री इडियट जैसी मूवी भी देख रहे हैं, या बल्कि आप ओएमजी जैसी मूवी भी देख रहे हैं, या कोई आप नॉवल पढ़ रहे हैं, चार्ल्स डिकन्स का पढ़ रहे हैं, या थॉमस हार्डी का पढ़ रहे हैं, या आप आज के आर के नारायण का पढ़ रहे हैं,
मुल्क राज आनंद का पढ़ रहे हैं या प्रेजेंट टाइम में आप चेतन भगत का कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसी है आपको वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके बाद दोनों के बीच में जो लिंक है, हिस्ट्री बायोग्राफी एक साइड पर और लिटरेरी आर्ट दूसरी साइड पर, दोनों के बीच में जो लिंक है, हिस्ट्री और बायोग्राफी और उस टेक्स्ट के बीच में जो लिंक है, उनको कोरिलेट है, उनके बीच का कनेक्शन ढूंढने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और उसके बाद जो कनेक्शन के बाद जो हमें जो चीज़ें मिलेंगी, जो एनालिसिस होगा, जो रिजल्ट मिलेगा, उनको सपोर्टिंग एविडेंस कि क्या कहाँ कहाँ पर क्या हुआ है, कैसे कोई चीज़ कनेक्टेड है, कैसे वांगचुक की लाइफ की जो इंसिडेंट्स हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं आमिर खान के रोल जो उसने प्ले किया है उसके साथ, या कैसे इतिहास में होने वाली कुछ घटनाएं, समाज में होने वाली कुछ घटनाएं ओएमजी मूवी में दिखाए गए इंसिडेंट्स के साथ रिलेट करें, वो सपोर्टिंग एविडेंस के साथ जो है वो आप दिखाओगे। अब एक और बड़ी बात आती है कि हमने कहा था कि ये हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल अप्रोचेस, तो ये दोनों अलग अलग भी हो सकती हैं। आप हिस्टोरिकल अप्रोच भी अकेले अप्लाई कर सकते हो, आप बायोग्राफिकल अप्रोच भी अकेले अप्लाई कर सकते हो। दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये दोनों ही अप्रोचेस जो हैं वो कलेक्टिवली यूज होती हैं। दोनों का फोकस अलग अलग रहता है। जहाँ हिस्टोरिकल अप्रोच जो है वो हिस्टोरिकल पीरियड के ऊपर फोकस करती है, वहीं बायोग्राफिकल अप्रोच जो है वो ऑथर और उसकी बायोग्राफी के ऊपर फोकस करती है। ऐसे ही जो हिस्टोरिकल अप्रोच है वो सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग है, और बायोग्राफिकल अप्रोच जो है वो राइटर की पर्सनल लाइफ की अंडरस्टैंडिंग है। और हिस्टोरिकल अप्रोच जो है वो हिस्टोरिकल इवेंट्स या हिस्ट्री में जो घटनाएं हुई हैं उनके ऊपर फोकस करती है, और बायोग्राफिकल अप्रोच जो है वो राइटर के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और उसके अपने बिलीफ्स के ऊपर फोकस करती है। जो हिस्टोरिकल अप्रोच है वो वर्क ऑफ आर्ट को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करेगी, हिस्ट्री के साथ कोरिलेट करके, और जो बायोग्राफिकल अप्रोच है वो पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करेगी, इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करके वहां से रिजल्ट्स निकालेगी। तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस जरूर हैं, लेकिन दोनों ही अप्रोचेस को कलेक्टिवली हम यूज करते हैं ज्यादातर केसेस में। जहां कहीं भी हम इन अप्रोचेस को अप्लाई करते हैं, हम दोनों को इकट्ठा अप्लाई करते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल अप्रोचेस से रिलेटेड यूनिवर्सिटी स्टाइल में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और विल्फर्ड गेरन की जो बुक के हिसाब से, फिफ्थ एडिशन के हिसाब से, इस अप्रोच को जितना समझा जा सकता है और वहाँ से जो क्वेश्चंस निकल सकते हैं यूनिवर्सिटी स्टाइल में, उन सबके वो सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है और उसके थ्रू आपको मिल जाएंगे। स्टडी मटेरियल आपको सारा टेलीग्राम चैनल के थ्रू जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा, और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करिए, ताकि आपको जो मटेरियल है वो मिलता रहे। और अगर आपने यूट्यूब चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।